बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। जजेस के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या जवाब दिया राना सनाउल्लाह साहब को रेफरेंस भिजवाने के ऊपर। चीफ जस्टिस साहब की पैनिक की, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा मेरे जज पैनिक कर जाते हैं, उसके हवाले से क्या जवाब दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो कि आइनी कमेटी का हिस्सा हैं, आइनी बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के ख़त के हवाले से क्या बात की, किधर है वो ख़त, ज़मीन खा गई या आसमान खा गया है, इस हवाले से अपडेट करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि ये तमाम तर बातें जजेस की सहाफ़ियों से हुई हैं और आज 7 जजों की हल्फ बर्दारी की तकरीब थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो हमने अटेंड की और इसके अंदर जजेस को ओथ दी गई है। तो पहले थोड़े से जो मामलात हैं, आपको बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की हल्फ बर्दारी हुई है, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी साहब की हुई है, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं सलाहुद्दीन पवर साहब, उनकी हल्फ बर्दारी हुई है। पेशावर हाई कोर्ट के चौथे नंबर से जस्टिस शकील अहमद साहब हैं, उनकी हल्फ बर्दारी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जब तो हो गए चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनकी हल्फ बर्दारी हुई है। इश्तियाक इब्राहिम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उनकी हल्फ बर्दारी हुई है। और हाई कोर्ट के एक्टिंग जज के तौर पर हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन साहब जो कि तीसरे नंबर पे थे, उनकी हल्फ बर्दारी हुई है, जो कि एक सेपरेट मामला था क्योंकि वो एक्टिंग जज के तौर पर लाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद इस वक्त 23 और +1 जो एक्टिंग जज जस्टिस मियां गुल हसन साहब हैं। और जस्टिस मियां गुल हसन साहब वही जज हैं, वो 5 जज लेटर लिखते थे, 2 जजेस के नाम नीचे और दर्ज होते थे जिसमें मियां गुल हसन साहब का भी नाम होता था, लेकिन सिग्नेचर नहीं होता था उसके ऊपर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि उन लेटर्स के अंदर मियां गुल हसन साहब का सिग्नेचर क्यों नहीं होता था, शायद उनको पहले ही कम्युनिकेट कर दिया गया था। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उनके हवाले से कह रखा था कि यार मुझे ऐसा जज चाहिए था जो कॉर्पोरेट साइड के ऊपर काम करता हो, तो ये मेरे जज तो काम नहीं कर रहे। तो आज मंसूर अली शाह साहब ने उसका भी जवाब दिया है, वो मैं आपको अभी ब्रीफ करता हूँ कि क्या मामला है क्या मामला नहीं है। और जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनका ओथ आज ऐवान सदर में था। वो एक्टिंग चीफ जस्टिस से अब चीफ जस्टिस बन गए हैं। वो हीरा जज जो कि लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर से उठा के लाए गए, पहले उन्होंने यहाँ पे सीनियरिटी सारी डिस्टर्ब हुई उनकी वजह से, उसके बाद वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए। एक्टिंग चीफ जस्टिस के बाद अब वो चीफ जस्टिस, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर तरक्की के मराहिल तय करने हैं, तरक्की करनी है, तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उसकी बेहतरीन मिसाल है। वकला उनके बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। पहले जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब से आज सहाफ़ियों ने सवालात किए, जिसमें उनके सवालात के अंदर सबसे पहला तो सवाल ये था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कि क्या आप काम नहीं करते हैं। तो जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको तो पता ही है मैं तो चाय शाय पीने आता हूँ, काम नहीं करता। पस मंज़र ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि मेरे जज काम नहीं कर रहे, और उनका ऑब्वियस इशारा जो था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ और मुनीब अख्तर साहब की तरफ था, जिसमें वो कह रहे थे कि जी कॉरपोरेट काम नहीं होता तो मियां गुल हसन साहब को मैं लेके आना चाहता हूं और मेरा काम सफ़र कर रहा है। तो मंसूर अली शाह साहब ने मुस्कुराते हुए फिर कहा कि अगर देखिए, अगर आपने जजमेंट्स देखनी है कि किसने कितने डिस्पोजल किस जज ने की है, तो आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे, जाके वेबसाइट पे देख लें। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्टेड जजमेंट्स, वो जजमेंट्स जो जिसकी अथॉरिटी जजमेंट की बनती है, वो रिपोर्ट जो होती है वो किस जज की ज़्यादा है। ऑब्वियस इशारा था कि जो मेरी जजमेंट्स हैं वो रिपोर्टेड भी ज़्यादा हैं, डिस्पोजल का रेट भी मेरा दूसरे जजों के मुकाबले में मंसूर अली शाह साहब का कहना था ज़्यादा है, या फिर चीफ जस्टिस जिस तरह कह रहे हैं कि मैं काम नहीं करता हूँ, वो मामला नहीं है। अब आ जाइए मेन राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट के हवाले से, जो 2 दिन पहले उन्होंने टेलीविज़न के एक प्रोग्राम के अंदर बात करते हुए ये कहा था कि 2 जज जो हैं वो अदालती कार्रवाई के अंदर मुदाखलत डालते हैं जी, ख़त लिख देते हैं जी, काम नहीं ठीक हो रहा, मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हुकूमत जो है रेफरेंस जो है ला सकती है। तो उसके ऊपर जब मंसूर अली शाह साहब से पूछा गया कि सर आपके खिलाफ रेफरेंस अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो मंसूर अली शाह साहब ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि जब रेफरेंस आएगा तो हम उसको देख लेंगे, बिस्मिल्लाह भिजवा दें, रेफरेंस अगर भिजवाना है, हमने अपना काम करना है, एंड वी विल गो डाउन फाइटिंग। उन्होंने कहा कि हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे
और ये नहीं होगा कि अगर किसी ने कह दिया कि रेफरेंस भिजवा दो तो डर के बैठ जाएंगे हम अपना काम करते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे एंड वी विल गो डाउन फाइटिंग। तो ये अंग्रेज़ी का मुहावरा है, जो इस्तिलाह है ये उन्होंने यूज़ की है कि अगर हमने जाना ही है तो हम लड़ेंगे। ये चुप चुपा के काव डाउन या बाव डाउन, बाव नहीं करेंगे किसी के सामने, अपना काम करते रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये भी सवाल किया गया। इस सवाल से पहले मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये जो रेफरेंस वाले मामलात होते हैं ये जजों को निकालने के लिए होते हैं। हुकूमत जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज के एक जज के खिलाफ इल्ज़ाम लगाती है कि ये जज ठीक नहीं है, काम नहीं ठीक करता, करप्शन करता है, ये करता है, वो करता है, इसको निकाल दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको सुनती है और फिर फैसला करती है निकालना कि नहीं निकालना। हमारे पास हाल ही में मिसालें मौजूद हैं जिसमें जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस लाया गया था और मज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे। तो मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने बेहतर समझा था कि वो रिज़ाइन कर दें और वो रिज़ाइन करके चले गए थे। तो ये ऑप्शन होता है एक जज के पास। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ लाया गया था। इमरान खान साहब के दौर के अंदर बाजवा साहब ने और जो आजकल अंदर हैं जर्नैल साहब जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा है या हो गया है, फैज़ साहब, उन्होंने इमरान खान से कहकर काजी फायजीसा साहब के खिलाफ रेफरेंस लिया है। तो ये रेफरेंस वाली कहानी होती। तो जो मज़ीद सवालात किए गए मंसूर अली शाह साहब से उसमें यह भी था कि चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे थे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था अपने सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन के अंदर कि वो जज पैनिक हो गए थे। ये उनसे सवाल किया गया था जुडिशल जो कमेटी है जिसमें जजेस की तैनाती होती है, जुडिशल कमीशन की बात करें, कमेटी नहीं कमीशन जी, उस कमीशन के अंदर आपको पता है खबरें लगी थी कि 2 जजों ने फाइलें पटक दी और सख्त जुमलों का तबादला हुआ और ये हुआ और वो हुआ। तो मेरे जज जो हैं पैनिक कर जाते हैं। वो जो चीफ जस्टिस साहब ने इतनी बात की थी। तो बाकी जो रिपोर्ट हुआ वो तो अलहदा मामला। तो मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर कहा देखें मेरे हाथ कांप रहे, तो बाकायदा जेस्चर जो है उन्होंने देखे कहा और मुस्कुरा के कहा कि देखें मेरे हाथ कांप रहे, मैं पैनिक हुआ हूँ। तो सार्केस्टिक इन नेचर था कि ये तो ऐसे ही बात की गई है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, पैनिक वैनिक वाली इसके अंदर कोई बात नहीं। और उन्होंने ये भी तासुर दिया कि ये मामलात जो हैं आइनी और कानूनी और हक के हवाले से मामलात हैं और अगर एक जज ये काम नहीं करेगा तो फिर ये कौन काम करेगा। तो इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों के अंदर भी जो मामलात होंगे वो मंसूर अली शाह साहब उसको उसी तरह टेकअप करेंगे। ये भी सवाल किया गया उनसे कि कस्टम एक्ट के खिलाफ जो अपील थी, कस्टम के जो मामलात थे उसके अंदर आपका जो ऑर्डर था वो उसका क्या बना। तो मंसूर अली शाह साहब ने जवाब दिया कि आप देखें ये एनालिसिस आप लोगों का काम है, एनालिस्ट का काम है कि उसको देखें, क्योंकि उसके अंदर हुआ ये था कि वो मंसूर अली शाह साहब ने जब जुरिस्डिक्शन के हवाले से मामलात अपने कोर्ट के तय करना चाहे थे तो ये केस वापस ले लिया गया था। आईनी कमेटी ने अपने पास आईनी बेंच के सामने लगा दिया था और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब के ऑर्डर्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया था और कहा था कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो मंसूर अली शाह साहब ने फिर ख़त लिखा था चीफ जस्टिस साहब को और उन्होंने कहा था कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर एक कमेटी बैठ के एक जज जो जुडिशल काम कर रहा है उसके ऑर्डर को ख़त्म नहीं कर सकती, ओवरराइड नहीं कर सकती। तो मंसूर अली शाह साहब से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप देखिए उन मामलात को, उसका एनालिसिस जो है वो एनालिस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने इस हवाले से मज़ीद कोई गुफ्तगू नहीं की। अब आ जाइए जी इमरान खान साहब के ख़त के हवाले से जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से जो बातचीत हुई उस हवाले से आपको बता दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से जब मैंने पूछा कि सर वो ख़त व किताबत के मामलात हैं, आपके पास ख़त तो आ गया होगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई ख़त नहीं आया, यानी कि आईनी कमेटी के पास तो कोई ख़त नहीं आया, हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आईनी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। तो जमाल मंदोखेल साहब ने फिर वजाहत की कि अभी तक कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है, जब मीटिंग होगी ख़त उनके सामने रखा जाएगा, तब वो ख़त को देखेंगे, उन मामलात को परखेंगे, फिर पता चलेगा कि इमरान खान साहब के ख़त का क्या होना है और क्या नहीं होना। और मैं आपको ये बता दूं कि आईनी कमेटी के लिए ये नया मामला होगा। तो एक सहाफ़ी ने यह भी कहा कि जी जजेस के जो दांत हैं वो निकल गए हैं, क्योंकि एक जज साहब जो थे वो शायद एब्सेंट थे, वो दांत का उनका कोई ऑपरेशन था इसलिए वो आ नहीं सके।
तो इसके ऊपर जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि देखिए आइनी कमेटी जो है वो नई कमेटी है और जब बच्चा नया पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते। तो उनका रेफरेंस ये था कि अभी मामलात नए हैं, उनको परखा जा रहा है, देखा जा रहा है, मामलात बेहतर होंगे। लेकिन ये ख़त वाला मामला पहली दफ़ा जो है इस कमेटी के सामने रखा जाएगा, जिसके अंदर ये बातचीत इमरान खान साहब ने जो की हुई है, जिसमें इमरान खान साहब ने चैलेंज कर रखा हुआ है जो इंतखाबी मामलात हैं, जिसमें इंतखाबी नताइज हैं। उन्होंने कहा कि सख्त धांधली हुई है। वो कहते हैं कि मेरे कारकुनान को जो है वो कत्ल किया गया है, उनको साथ मेरी पार्टी को पर्सिक्यूट किया जा रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ये तमाम मामलात उस ख़त के अंदर जुड़े हुए हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने जब हमारे साथ गुफ्तगू की थी तो उन्होंने कहा था कि ये ख़त जो है आइनी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है और इसमें ना सिर्फ लिखा टेक्स्ट मौजूद है बल्कि यूएसबी के अंदर बहुत सारा मवाद दिया गया है जो सपोर्टिंग या एविडेंस के ज़ुमरे में आता है। तो इमरान खान साहब ने ये ख़त लिख के चीफ जस्टिस साहब को ये बावर करवाया था कि देखिए मेरी आइनी दरखास्तें भी पड़ी हुई हैं आपके सामने, उनका भी आपने फ़ैसला करना है, इन मामलात का भी आपने फ़ैसला करना है। तो ख़त लिख के उन्होंने कहा था कि ये आप लगाएं जल्द से जल्द। तो जमाल मंदोखेल साहब का कहना था कि अभी कमेटी जब कन्वीन होगी तो फिर मामलात देखेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत जो मामलात आपके सामने मौजूद हैं, चैलेंज हुए हैं, वो कब आप सुनेंगे? और 26वीं आइनी तरमीम में वकला तंजीमें हैं जिन्होंने 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज कर रखा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ये कह रही हैं कि हमें बाजू मरोड़ के ताकत के ज़ोर पर हमारे मेंबरान से वोट लिए गए हैं। और साथ साथ ये इस्तदा की गई है कि फुल कोर्ट जो है बनाया जाए जो ये मामलात की समाअत करे। ये जजेस की हल्फ बर्दारी या तैनाती से पहले की इस्तदा थी वकला की भी और सियासी पार्टियों की भी कि फुल कोर्ट को बिठा के आप फैसला करवाइए। लेकिन अब 26वीं आइनी तरमीम के तहत जो नए जजेस लेकर आए गए हैं, वकला ने एहतजाज किया था इसके ऊपर 10 फरवरी को और कहा था कि कोर्ट पैकिंग की जा रही है, यानी हुकूमत ऐसे जजेस लेकर आ रही है जो इस आइनी तरमीम के तहत बेनिफिशरी होंगे और वो जजेस अगर बेनिफिशरी होंगे तो 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ कैसे फैसला देंगे? और 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ फैसला दिया तो क्या अपनी अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ फैसला कर रहे होंगे? तो ये इन जजेस की अपॉइंटमेंट ना की जाए, 26वीं आइनी तरमीम को पहले परखा जाए और उसके बाद तैनातियाँ जो हैं वो अमल में लाई जाएं। और जो 26 आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है उसमें अदालती निज़ाम के हवाले से जो चूचू का मुरब्बा बना दिया गया है उसके हवाले से कहा गया है कि ये हुकूमत अपना कंट्रोल कायम करने चाहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब की मिसाल है, जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर तरक्की करनी है तो सीखें जस्टिस सरफराज डोगर से। 15वें नंबर से ला के उनको हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है तैनात किया और फिर सीनियर प्यूनी जज बनाया, फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया और आज चीफ जस्टिस उनको बना दिए। तो ये वकला कह रहे हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट अगर सेट कर दी गई तो फिर मामलात बड़े ख़राब होंगे। अदलिया की तैनाती के मामलात, जजों को आइनी बेंच के अंदर डाल के कुछ जजेस का स्टेटस जो है वो ब्राह्मण जजों का कर देना, कुछ जजों का जो है वो रेगुलर अपीलें और टैक्स के मामलात आप निपटाते रहे, आप आइनी तशरीह की तरफ देखें भी ना, आप आइन की तशरीह की तरफ, आइनी मामलात की तरफ देखें भी ना, उनको एक रेलीगेट कर दिया गया है और उनका स्टेटस कम कर दिया गया है। तो ये मामलात 26वीं तरमीम के अंदर चैलेंज हुए हैं। अच्छा, अब ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि जब ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद 26वीं आइनी तरमीमें जो हैं फ़ौरन उसके बाद समाअत के लिए लगाई जाएंगी। लेकिन अदालत ने ये फैसला किया था कोर्ट रूम के अंदर जब समाअत हुई थी 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से कि इन मामलात को 3 हफ्ते बाद देखा जाएगा। और मेरा ख्याल है कि 2.5 हफ्ते तकरीबन ज़्यादा हो गया वक्त, 3 हफ्ते हो गए होंगे या होने वाले हैं। उनकी समाअत जो है अभी तक नहीं लगाई गई और ना ही कोई डेट उसके ऊपर मौजूद है। तो ये तमाम मामलात जो हैं सीनियरिटी के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी आने हैं। वो 5 जजेस जो सरफराज डोगर साहब की तैनाती की वजह से जो सफ़र किया है जिन्होंने सीनियरिटी में, उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को रिप्रेजेंटेशन दे रखी हुई थी और वो रिप्रेजेंटेशन जो है आमिर फ़ारूक साहब ने आने से पहले 1 दिन कबल
अपनी ओथ टेकिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट में वो भी उसका फैसला कर दिया था कि जी आपकी सीनियरिटी मुतासिर होती है तो होती रहे। सरफराज डोगर साहब जिंदाबाद हैं, उनकी ट्रांसफ़र हुई है और उनकी ट्रांसफ़र जो है उनको ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो खारिज की मुस्तरद की जाती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने ये पहले कहा था कि जजेस की सीनियरिटी के मामले के ऊपर मैं राय नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने जजेस की ट्रांसफ़र के ऊपर कहा था जी सेलिब्रेट करें। तो सरफराज डोगर साहब की अपॉइंटमेंट को सेलिब्रेट करें आप लोग की, तो करनी चाहिए सरफराज डोगर साहब की जो अपॉइंटमेंट है सेलिब्रेट। ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके हमें, ताकि हमें भी पता रहनुमाई मिल सके। तो सीनियरिटी का मामला जो है वो अभी तय होना है। तो आगे आने वाले दिनों के अंदर अहम पेशरफ्त होगी, बहुत सारी अहम पेशरफ्तें होंगी, क्योंकि जो जजेस के हवाले से मामलात हैं वो अभी सेटल नहीं हुए हैं। जो 26वीं आईनी तरमीम ने धूल उड़ाई हुई है उसको अभी सेटल होना है और बहुत से मामलात अदालत ने खुद फैसला करना है। उम्मीद की जा सकती है या उम्मीद करते हैं कि मामलात ऐसे तरीके से निपटाए जाएंगे, लेकिन हालात नज़र नहीं आ रहे। इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।